बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले को दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि व सल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम, एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं आसिफ ट्यूशन सेंटर चैनल। लॉ गेट की सीरीज़ का सिलसिला जारी है और अब हम 20 नंबर को इकट्ठा लेकर चल रहे हैं, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस को भी, इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस को भी और हम CRPC को भी। 10 नंबर उनके हैं, 10 नंबर CRPC के हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले वीडियो रिकॉर्ड करवा के बैठा हूँ, वो है इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस की। अभी 1 मिनट के गैप से आपको रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, क्या नाम है, CRPC की। तो ये इकट्ठी वीडियो अपलोड हो जाया करेंगी। जब ये इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस तक का हो जाएगा फिर एक ही वीडियो किया करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये आपका ये हो जाएगा, तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं, CRPC का दोबारा आगे पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ लिया था 4.1 जो था, हमने M तक पढ़ा था, जुडिशियल प्रोसीडिंग किसको कहते थे। 4.1 M तक हमने पढ़ा था CRPC का। जुडिशियल प्रोसीडिंग किसको कहते हैं। जुडिशियल प्रोसीडिंग इंक्लूड एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्ट in the course of which evidence is or may be legally taken on oath। हर वो प्रोसीडिंग जो अदालत के अंदर होती है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग है। लॉ गेट में आपसे पूछेगा एक ऐसी प्रोसीडिंग जिसके अंदर हम एविडेंस ओथ पे लेते हैं या ओथ पे ले सकते हैं, हल्फ के ऊपर कोई बयान लेते हैं या ले सकते हैं, कि वो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग में आती है। हाँ, जब भी किसी चीज़ का बयान हल्फ पे हो जाता है तो आप ये समझ जाएं कि वो हल्फ पे आता ही बंदा तब है, रैशनल अपना जहन को इस्तेमाल करें, आता ही तब है कि जिस टाइम किसी चीज़ का बहुत बड़ा फैसला करना हो। मामूली चीज़ों पे तो हम हल्फ नहीं उठवाएंगे ना। कोई चीज़ बड़ी है और जो बड़ी होती है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग में आएगी, और हल्फ होता ही कहाँ है, जुडिशियल मामलात में। जहाँ पे कोई फैसले करना वहाँ पे हल्फ आएगा। ऐसा तो नहीं कोई चलता फिरता बंदा जा रहा है, वो कस्में उठाना शुरू कर दे, मुझे इसकी भी कसम, इसकी भी कसम, इसकी भी कसम, मेरे पास एक मोबाइल है, मुझे इसकी भी कसम, मेरे पास एक पर्स है। ऐसा तो कोई नहीं करेगा, कोई बहुत बड़ी बात होगी तो करेगा। आगे हमारे पास अगला 4.1MA। 4.1MA ये बाद में डाला गया। मजिस्ट्रेट किसको कहते हैं। 4.1MA मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट मीन जुडिशियल मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट का मतलब है जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड आल्सो इंक्लूड ए स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और इसके अंदर स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी शामिल है, अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 12 और 14, जो अंडर सेक्शन 12 और 14 के जरिए जो अपॉइंट किया गया वो। अब लॉ गेट में कैसे पूछेगा। लॉ गेट में आपसे पूछेगा क्या मजिस्ट्रेट के अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट का मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है। आप कहेंगे हाँ। लॉ गेट में पूछेगा मजिस्ट्रेट का मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, आप कहेंगे जो है मजिस्ट्रेट का मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी होता है। अब आपसे पूछेगा मजिस्ट्रेट में स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट आ सकता है। आप कहेंगे हाँ, मजिस्ट्रेट में स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी आता है, जो सेक्शन 12 और 14 के तहत अपॉइंट किया गया। अब आपको लॉ गेट में उल्ट बना के कहेगा कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 15, अंडर सेक्शन 21 नहीं, बल्कि क्या, जुडिशियल मजिस्ट्रेट वो जो कि 12 और 14 के तहत अपॉइंट होता है। अब अगला है आपका 4.1N, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। और नॉन कॉग्निजेबल केस किसको कहते हैं। वो जुर्म जिनके अंदर पुलिस बगैर वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती, वो नॉन कॉग्निजेबल केस होते हैं, ठीक है। और वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जुर्म होते हैं। अब आपसे लॉ गेट में पूछेगा ऐसा एक केस है जिसके अंदर पुलिस बगैर वारंट के एक शख्स को गिरफ्तार कर लेती है और उसको ये अथॉरिटी भी है, तो क्या इस केस को हम नॉन कॉग्निजेबल कह सकते हैं। आप कहेंगे नहीं। एक और चीज़ आपको लॉ गेट के अंदर पूछ सकता है कि क्या नॉन कॉग्निजेबल केस के ऊपर FIR दर्ज होती है। आप कहेंगे नॉन कॉग्निजेबल केस पे FIR दर्ज नहीं होती, बल्कि रपट दर्ज होती है। आपसे लॉ गेट पूछेगा कि नॉन कॉग्निजेबल केस के ऊपर फिर हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं। क्योंकि या तो हम उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, रपट दर्ज करा सकते हैं, या मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट कर सकते हैं। नॉन कॉग्निजेबल में भी कंप्लेंट होती है, ठीक है जी। तो हम कंप्लेंट भी कर सकते हैं, रपट भी थाने में दर्ज करा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ FIR कहाँ दर्ज होती है, कॉग्निजेबल केस के अंदर FIR दर्ज होती है। अब आपको लॉ गेट में उलझा के पूछ देगा कि हाँ, क्या ऐसे मामलात के अंदर जो इस कोड के अंदर जो है, इस किताब के अंदर जो है, वो कॉग्निजेबल केस नहीं है, उसका जिक्र नहीं है एज ए कॉग्निजेबल, मगर कोई और कानून उसको कॉग्निजेबल करवा कर उसके खिलाफ पर्चा करवा सकता है। हाँ, कोई और कानून भी किसी भी जुर्म को कॉग्निजेबल भी बना सकता है और नॉन कॉग्निजेबल भी बना सकता है। अब है आपसे लॉ गेट में पूछेगा, अब अगला हम पढ़ रहे हैं 4.1O, इसमें हम पढ़ रहे हैं ऑफेंस। Offense mean any act or omission made punishable by
एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। इसमें कहता है ऑफेंस का मतलब है कोई अमल, एक्ट, और कोई ओमिशन, एक्ट फेल और ओमिशन तर्क फेल। कोई अमल और ना अमल दोनों के दोनों जिसको किसी कानून ने, नाफिजुल वक्त कानून ने उसको जुर्म ठहरा दिया हो, वो ऑफेंस होते हैं। तो आपसे लॉ एक्ट में पूछेगा कि वो चीज़ ऑफेंस होती है जो ये वाला कोड जो है उसको जुर्म ठहराता है, तो वो तो क्या नाम है, जुर्म है। क्या कोई और कानून भी किसी चीज़ को जुर्म ठहरा सकता है, ऑफेंस बना सकता है? कोई और कानून आप कहेंगे हाँ वो बना सकता है। अब आपसे ये पूछेगा कि एक्ट तो जुर्म है, एक शख्स ने अमल किया, कोई अमल करके कोई जुर्म किया, वो तो है। एक शख्स खामोश बैठा हुआ है, क्या खामोशी के जरिए भी जुर्म हो सकता है? आप कहेंगे हाँ, खामोशी के जरिए भी जुर्म हो सकता है। मिसाल के तौर पे मेरे सामने किसी बच्चे को कोई कत्ल कर रहा है और मैं उसको रोक भी सकता हूँ, मैं जिसामत में उससे बड़ा भी हूँ, और मैं आंखों से बैठ कर उसको देखता रहूँ, ये बच्चा मेरे सामने कोई डूब रहा है, या मेरे सामने बच्चा किसी चीज़ को हाथ लगा रहा करंट को, तो मैं उसको नहीं कर रहा, तो मैं मुजरिम हूँ। या आपको ज़्यादा मिसाल जेलर की देगा इसके अंदर, कि एक जेलर है, वो दो जेलर हैं, उनकी ड्यूटी हर 12 घंटे के बाद लगती है, और दोनों ने आपस में फैसला कर दिया कि जब भी तुम आओगे तो ये वाला मुलजिम है, इसने हमसे बदतमीजी की थी, इस मुलजिम को तुमने खुराक प्रोवाइड नहीं करनी। और कागजात में क्या लिख देना, उसको खुराक हमने दे दी, उसको भूखा रख रख के, यानी नॉन प्रोवाइड करके। देखो कोई अमल नहीं कर रहे वो, बल्कि ओमिशन कर रहे हैं, तर्के फेल कर रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे। देखो कर भी नहीं रहे और कुछ ना करने के बावजूद उन्होंने बंदा मार दिया, उसको खुराक ना दी, तो क्या ये मुजरिम है? आप कहेंगे मुजरिम है। अब आपसे लॉ एक्ट में इसी के अंदर 141O के अंदर ऑफेंस में एक और चीज़ पूछेगा। इसके अंदर जो है कैटल ट्रेसपास एक्ट, कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871 की सेक्शन 20 भी शामिल है। आप कहेंगे हाँ, ये बड़ा कीमती, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें आपसे ऑफेंस में पूछेगा कि कैटल ट्रेसपास एक्ट की 1871 की जो सेक्शन 20 है वो भी ऑफेंस में शामिल है। आप कहेंगे हाँ वो भी जुर्म में शामिल है। अब हम अगला पढ़ रहे हैं 41P, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन किसको कहते हैं? पुलिस का इंचार्ज कौन होता है? वो पुलिस का इंचार्ज कि जो ऑफिशियली डेजिग्नेटेड किया गया हो, सूबाई हुकूमत ने उसको लगाया हो, वो क्या होता है? वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन होता है। याद रखना, आपको यहाँ पे उलझा कर कहेगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जगह पर, सूबाई गवर्नमेंट की जगह पे फेडरल गवर्नमेंट लिख देगा। आप कहेंगे नहीं, सूबाई गवर्नमेंट का ताल्लुक होता है अपनी पुलिस से। तो अब आप ये देखें कि आपको ये कहेगा कि पुलिस स्टेशन, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन क्या है? कि जो किसी थाने के अंदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उसको अपॉइंट किया हो। अब आपसे लॉ एक्ट में इसका उलझा कर पूछेगा कि जो इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन था वो बीमार हो चुका, या वो काम कुछ अरसे के लिए नहीं कर सकता, या वो छुट्टियों पे चला गया, उसकी जगह पर अब क्या ऐसा शख्स जो कांस्टेबल है वो उसकी जगह के ऊपर वो इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन बन सकता है? आप कहेंगे नहीं, बल्कि वो अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल होना ज़रूरी है, वो कांस्टेबल से ऊंचा होना ज़रूरी है। देखो लॉ एक्ट में बहुत कीमती बता रहा हूँ। आपसे पूछेगा कि असल इंचार्ज जो है वो छुट्टियों पे चला गया, उसकी जगह के ऊपर कोई ऐसा कांस्टेबल जो कांस्टेबल है, कांस्टेबल के रैंक पर है, वो इंचार्ज बन सकता है? आप कहेंगे नहीं, कम से कम कांस्टेबल के रैंक से ऊपर होगा तो इंचार्ज बनेगा, वरना नहीं। अब आपसे ये पूछेगा कि एक थाने के अंदर, लॉ एक्ट में बना के भेजेगा, एक थाने में इंचार्ज जो था वो छुट्टियों पे चला गया, बीमार हो गया। अब किसको अथॉरिटी है? आपसे पूछे किसको अथॉरिटी है कि अब वो इंचार्ज बनेगा? आप कहेंगे जो उस इंचार्ज से एक दर्जा कम था, जो उस इंचार्ज से दर्जे में कम था, वो वाला बनेगा। ठीक है, कि उससे फ़ौरन दर्जे में कम था, वो था इंस्पेक्टर, ये सब इंस्पेक्टर बन जाएगा। अगर सब इंस्पेक्टर जो था, SI जो था वो इंचार्ज था और वो चला गया, तो फिर ASI बन जाएगा। तो यानी बड़े से जो दूसरे दर्जे पे होता है, छोटे दर्जे पे होता है, वो बन जाता है। अब यहाँ पर आपको ये कह सकता है कि क्या लॉ एक्ट में कि एक शख्स, किसी भी शख्स को सूबाई हुकूमत उसको बतौर इंचार्ज लगा सकती है? आप कहेंगे हाँ लगा सकती है। किसी भी शख्स को सूबाई हुकूमत अगर डायरेक्ट कर दे कि हाँ ये वाला शख्स इतने अरसे के लिए आपका इंचार्ज लगा सकती है। आगे हम पढ़ रहे प्लेडर, 41R हम पढ़ रहे प्लेडर। प्लेडर यूज विद रेफरेंस टू एनी प्रोसीडिंग। प्लेडर का मतलब क्या है? वो शख्स जिसको नाफिजुल वक्त कानून इजाज़त दे दे
कि वो अदालत में जुडिशल प्रोसीडिंग में पेश हो सकता हो, जिसको कानून इजाज़त दे दे कि वो जुडिशल प्रोसीडिंग में पेश हो सकता हो, किसी मुकदमे की कार्रवाई कर सकता हो, प्लेडर होता है, आपका वकील होता है। अब आपसे लॉ गेट में पूछेगा प्लेडर में सिर्फ एडवोकेट शामिल होता, वकील शामिल नहीं होता। आप कहेंगे नहीं, प्लेडर में एडवोकेट भी शामिल है, वकील भी शामिल है, अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट भी शामिल है, ठीक है, अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट भी शामिल है। अब आपसे लॉ गेट में एक और चीज़ पूछेगा इसी प्लेडर में, वो कहेगा कि एक शख्स को, जिसको क्या नाम है, कोर्ट, कोई शख्स को अपॉइंट किया जा सकता है कि अदालत की इजाज़त से कि वो शख्स प्लेडर के तौर पे काम करे। देखो वकील तो है ही, उसको तो इजाज़त है, एडवोकेट को इजाज़त है, अटॉर्नी हाई कोर्ट को भी इजाज़त है बतौर प्लेडर के। आपसे कहेगा इनके अलावा कोई शख्स ऐसा है कि जिसको अदालत खुद कहे कि तुम ना वकील हो ना कुछ कैटेगरी में नहीं आते, मगर वो शख्स कानून जानता है और अदालत उसको इजाज़त दे सकती है कि आप बतौर प्लेडर यहाँ पे पेश हों, तो हाँ अदालत इजाज़त दे सकती है। लॉ गेट में आप कहेंगे अदालत इजाज़त किसी भी शख्स को दे सकती है कि वो पेश हो सकता है। अब हम अगला पढ़ रहे हैं 41S पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन किसको कहते हैं? पुलिस स्टेशन इसको कहते हैं कि पुलिस स्टेशन मीन एनी पोस्ट और प्लेस। आपसे पूछेगा लॉ गेट में क्या पोस्ट जो होती है, कोई चेक पोस्ट होती है, पुलिस स्टेशन बनाई जा सकती है? कहेंगे हाँ। और प्लेस या कोई जगह डिक्लेयर्ड, जिसको वाज़िया तौर पर डिक्लेयर कर देगा, जनरली और स्पेशली, या तो आम तौर पर या स्पेशल तौर के ऊपर, बाय द प्रोविंशनल गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट ने टू बी ए पुलिस स्टेशन के पुलिस स्टेशन है, इंक्लूड एनी लोकल एरिया, इसमें लोकल एरिया भी शामिल है, स्पेसिफाइड बाय द प्रोविंशनल गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ, इन दिस बिहाफ। अब छोटे छोटे क्वेश्चन आपको बना के इसमें पुलिस स्टेशन में पूछेगा। आपसे ये पूछेगा चेक पोस्ट जो होती है क्या वो पुलिस स्टेशन बनाई जा सकती है? आप कहेंगे हाँ। आपसे कहेगा कि प्लेस जो पुलिस स्टेशन बनाई जाएगी वो वाज़िया तौर पर बनाई जाएगी, स्पेशल ऑर्डर से बनाई जाएगी, या वो जनरली ऑर्डर से ही बनाई जा सकती है? क्योंकि स्पेशल ऑर्डर भी दिया जा सकता है कि ये चीज़ स्पेशल ऑर्डर के तौर पर पुलिस स्टेशन बनाया जा रहा है, या जनरल ऑर्डर के तौर पर भी किसी चीज़ को पुलिस स्टेशन बना सकती है। आपसे लॉ गेट में पूछेगा पुलिस स्टेशन बनाने का अख्तियार प्रोविंशनल गवर्नमेंट को या किसको? आप कहेगा प्रोविंशनल गवर्नमेंट को, सूबाई गवर्नमेंट बनाती होती है। अब आपसे लॉ गेट में पूछेगा कि इसके अंदर कोई लोकल एरिया भी शामिल सूबाई गवर्नमेंट कर सकती है? आप कहेंगे सूबाई गवर्नमेंट लोकल एरिया को भी शामिल करके पुलिस स्टेशन बना सकते हैं। देखो पुलिस स्टेशन किसको बना सकती है? जो कोई चेक पोस्ट हो, किसी प्लेस को पुलिस स्टेशन, किसी प्लेस को भी पुलिस स्टेशन बनाया जा सकता है, या सूबाई हुकूमत जनरली या स्पेशली किसी हुक्म के तहत किसी भी जगह को पुलिस स्टेशन बना सकती है, और उसके अंदर लोकल एरिया भी शामिल होता है। एक स्पेशल एरिया नहीं, किसी लोकल एरिया को भी बतौर पुलिस स्टेशन बनाया जा सकता है, मगर बनाएगी कौन? प्रोविंशनल गवर्नमेंट, प्रोविंशनल गवर्नमेंट, प्रोविंशनल गवर्नमेंट। हमारे पास है 41T, ठीक है, हमने अभी पढ़ा था 41S, अब हम पढ़ रहे हैं 41T, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसको कहते हैं? पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 492। आपसे इसका उल्ट दे देगा कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो 492 की जगह पे 492 की जगह पे कोई और लिख देगा, 493 के तहत अपॉइंट होता है या 593 के तहत अपॉइंट होता है। कहेंगे नहीं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसके जरिए अपॉइंट होता है? 492 सेक्शन के तहत। एंड इंक्लूड एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर। आपसे लॉ गेट में उलझा के पूछेगा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो 492 के तहत अपॉइंट हुआ वो तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या किसी दूसरे शख्स को हुक्म दे सकता है, इजाज़त दे सकता है कि तुम मेरी तरफ से बतौर पब्लिक प्रोसिक्यूटर हाजिर हो जाओ और ये कार्रवाई करो? हाँ, पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसी दूसरे को भी हिदायत के तौर के ऊपर डायरेक्ट करके उसको बतौर पब्लिक प्रोसिक्यूटर भेज सकता है। अब आपसे ये लॉ गेट में पूछ सकता है कि जो हाई कोर्ट के अंदर पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वो उसकी ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन के तहत आता है, ये किसके तहत? आप कहेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर हाई कोर्ट को भी, हाई कोर्ट का के अंदर भी, मगर उसकी ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन के तौर पे काम कर सकता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर हाई कोर्ट में बतौर उसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के तौर पे काम कर सकता है। क्रिमिनल ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, याद रखना, क्रिमिनल ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के तहत हाई कोर्ट में भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर काम कर सकता है, मगर उसकी वो क्रिमिनल ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हो। अब UVW सारी की सारी हज़फ हो चुकी, ये हमारी सारी ओमिटेड हो चुकी हैं। अब हम इसका पढ़ रहे हैं 42, अभी हम पढ़ रहे थे 41A, 41B, 41C, अब हम पढ़ रहे हैं 42 को, 1 ख़त्म हो गया 2। वर्ड रेफरिंग टू एक्ट
अब यहाँ पे कहा वर्ड विच रेफरिंग टू एक्ट डन एक्सटेंडेड टू इलीगल ओमिशन, इसमें ये कहा गया कि जो वर्ड जो है जो हम इस्तेमाल करते हैं एक्ट के लिए, जब हम एक्ट के लिए कोई जुर्म का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उसमें ऑटोमेटिकली ओमिशन भी शामिल होता है। मैंने अभी बताया था ना कि अमल के ज़रिए तो किसी को मारा जा सकता है, मैंने किसी को डंडे मार के मार दिया तो ये अमल के ज़रिए है। क्या बग़ैर कुछ किए भी मारा जा सकता है? मैंने अभी आपको बताया कि हाँ, पुलिस वालों ने क्या किया था, जेल के इंचार्जों ने कुछ नहीं किया, यानी उसको खाना नहीं दिया, कुछ ना करके बंदा मार दिया, तो क्या एक्ट में ओमिशन भी शामिल होता है और ओमिशन में एक्ट भी शामिल हो सकता है। आपसे पूछेगा एक्ट में ओमिशन शामिल है, आप कहेंगे हाँ, फिर पूछेगा ओमिशन में एक्ट शामिल है, आप कहेंगे हाँ। अब है हमारे पास कि सेक्शन जो है हमारे पास हम 5 पढ़ रहे हैं, ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर पेनल कोड। उसने कहा कि जो जितने भी ट्रायल जो हैं पेनल कोड के अंदर, जितने भी ट्रायल हैं वो सारे के सारे किसके ज़रिए होंगे, वो CRPC के ज़रिए होंगे। यानी सिंपल वर्डिंग में जो PPC के अंदर जितने भी कोई ट्रायल किया जाएगा उसके तहत वो CRPC के तहत किया जाएगा। आपसे यहाँ पे लॉ गेट में पूछ सकता है कि हाँ, जो ट्रायल PPC के अलावा कोई और कानून ऐसा हो जो इसके तहत ट्रायल करवाना चाहता हो वो ट्रायल करवा सकता है? आप कहेंगे हाँ, वो भी करवा सकता है। अब हम पढ़ रहे हैं, हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, हम चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 5 ये है अरेस्ट, एस्केप एंड रीटेकिंग। चैप्टर 5 आपसे लॉ गेट ने पूछेगा चैप्टर 5 किसके मुतालिक है, आप कहेंगे ये अरेस्ट के मुतालिक है, एस्केप भागने के मुतालिक है, एंड रीटेकिंग दोबारा पकड़ने के मुतालिक है। आपसे लॉ गेट में उलझा के पूछेगा चैप्टर 5 जो है वो ओनली रिलेटेड फॉर अरेस्ट, कि ओनली रिलेटेड विद अरेस्ट, कि जो चैप्टर 5 है वो सिर्फ अरेस्ट को बयान करता है। आप कहेंगे नहीं, वो एस्केप को भी बयान करता है, वो भागने को भी बयान करता है, और रीटेकिंग दोबारा भी उसको पकड़ लेने को बयान करता है। ये लॉ गेट में अपने करना। हम इसका पहला हिस्सा पढ़ रहे हैं, ए अरेस्ट जनरली, आमतौर पर किस तरह अरेस्ट किया जाता है। अब हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 46 को। इसका सब सेक्शन 1 क्या कहता है? इसके अंदर ये कहता है कि अरेस्ट का मतलब है किसी शख्स की बॉडी को अपने कब्जे में ले लेना, उसको एक्चुअली कन्फाइंड कर लेना। देखो, एक्चुअली कन्फाइंड करना तब वो होगा अगर आपसे कहेगा कि इमेजिनरी कन्फाइंड, ठीक है, या आपसे कहेगा अनफिजिकली कन्फाइंड, नहीं, उस शख्स का अरेस्ट, उसका जिस्म का अरेस्ट होना ज़रूरी है। ये नहीं कि पुलिस ऑफिसर से कह दिया गया कि आपने फलां शख्स को अरेस्ट कर लेना, उसने कहा बस सर जी समझो अरेस्ट हो चुका है। ये वाला अरेस्ट नहीं है, जाए उसको अरेस्ट करे। अब आपसे लॉ गेट में एक चीज़ उलझा के पूछेगा कि एक शख्स को अरेस्ट करने के लिए क्या पुलिस को हर हालत में ज़बरदस्ती करनी पड़ती है? आप कहेंगे नहीं। अगर वो शख्स अपने किसी वर्ड के ज़रिए से या किसी अपने एक्ट के ज़रिए से, अपने ओमिशन के ज़रिए से, अपने किसी फेल के ज़रिए से, अपने किसी भी सिम्टम के ज़रिए से, ठीक है, वो शख्स सबमिशन कर देता है, अपने आप को सबमिट कर रहा है कि ठीक है जी मैं अपने आप को अरेस्ट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, एक शख्स को पुलिस अरेस्ट करने के लिए आई और अपने हाथों को यूँ ऊपर कर लेता है, ये कहता है ठीक है जी मैं साथ चल रहा हूँ। अब पुलिस उसको नहीं मारेगी। आपको लॉ गेट में पूछेगा क्या पुलिस हर शख्स को जब अरेस्ट करने के लिए जाती है तो क्या उसको मारने पीटने की पाबंद है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। फिर आपसे लॉ गेट में पूछेगा पुलिस उस शख्स को ज़रूर छुएगी? अगर वो बाय वर्ड ओमिशन कहता है कि मैं चलने को तैयार हूँ तो पुलिस उसको कुछ नहीं कहेगी। अब आपसे 46(2) के अंदर रेजिस्टिंग इंडेवर टू अरेस्ट, आपसे लॉ गेट में पूछेगा 46(2) के तहत, हमने पढ़ा था 46(1), अब 46(2) के तहत आपसे लॉ गेट में पूछेगा पुलिस कितनी ताकत इस्तेमाल कर सकती है एक शख्स को अरेस्ट करने के लिए? आप कहेंगे पुलिस सिर्फ उतनी ताकत इस्तेमाल कर सकती है कि जितनी ज़रूरत हो। एक बंदा कम मज़ामत कर रहा है, पुलिस भी कम मज़ामत करेगी। एक बंदा ज़्यादा मज़ामत कर रहा है, पुलिस ज़्यादा मज़ामत करेगी। अब आपसे 46(3) में पूछ सकता है कि क्या पुलिस किसी शख्स को गिरफ्तार करते वक्त उसकी मौत का सबब बन सकती है, उसको मार सकती है, या पुलिस को राइट जाता है या नहीं जाता? आप कहेंगे पुलिस किसी भी ऐसे शख्स को जिसको सज़ाए मौत की सज़ा नहीं होनी या जिसको उम्र कैद की सज़ा नहीं होनी, ऐसा मुजरिम जो उम्र कैद का या सज़ाए मौत का मुजरिम नहीं है, उसको पकड़ते वक्त तो भूल कर भी पुलिस उसको नहीं मारेगी। हाँ, ऐसा शख्स जो जिसको सज़ाए मौत हो चुकी हो या जो
उम्र कैद वाला मुलजिम, बड़ा ख़तरनाक मुलजिम, और वो हाथ लग ही नहीं रहा। पुलिस ने हर तरह कोशिश कर ली। अब पुलिस ने अचानक उसके ऊपर जो धावा बोला और वो उससे मर जाता है, तो यहाँ पे रुखसत निकल सकती है। तो आपसे लागट में क्या पूछेगा कि पुलिस किसी शख्स को अरेस्ट करते वक्त मार सकती है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं मार सकती। फिर आपसे लागट में पूछेगा कोई ऐसा शख्स है जिसको जो सजाए मौत का कैदी है या उम्र कैद का कैदी है, अगर वो पुलिस के हाथों मर जाता है तो क्या पुलिस को राइट होता है कि हाँ उनके हाथों मारा जा सकता था? आप कहेंगे हाँ, यहाँ पर रुखसत निकल सकती है। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 47, सर्च ऑफ प्लेस इंटर्ड बाय पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड। अब यहाँ पे वो कहेगा कि पुलिस जो है किसी ऐसे शख्स को तलाश करते वक्त, किसी शख्स की गिरफ्तारी करते वक्त किस जगह की तलाशी ले सकती है? आप कहेंगे बिल्कुल तलाशी पुलिस ले सकती है, ठीक है, मगर कौन सी जगह? ज़्यादातर जो उसकी लोकल लिमिट के अंदर आती हो। देखो इसमें आपको एक और स्टेटमेंट बनाकर दे सकता है 47 में। आपसे कहेगा कि एक मकान एक शख्स के कब्ज़े में है, वो उसका मालिक नहीं है, उस शख्स एक जो है मुजरिम उसमें दाखिल हो जाता है। अब जिसके कब्ज़े के अंदर वो मकान है मगर वो मालिक नहीं है, अब क्या वो भी आपको इजाज़त दे देगा उस घर में दाखिल होने की? आपको कहा हाँ इजाज़त देगा। सिर्फ इजाज़त ही नहीं देगा बल्कि हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा अरेस्ट करवाने के लिए। 48 के अंदर आता है, 48 में यहाँ पे आता है कि प्रोसीजर वेयर इंग्रेस नॉट ऑब्टेनेबल। अब यहाँ पे ये कहा गया कि किसी ऐसी जगह के ऊपर जहाँ पर इजाज़त लेना की इजाज़त ना हो, वारंट हासिल करने का टाइम ही ना हो, और कोई शख्स ऐसा ख़तरनाक मुजरिम हो कि वो किसी जगह पे दाखिल हो रहा है, वो जगह पे दाखिल हो चुका है और वो पुलिस इजाज़त मांग रही है। देखो लागैट में इस तरह बना के आपसे पूछेगा, एक ऐसा मुजरिम है जो बड़ा ख़तरनाक है, वो भागने की कोशिश कर रहा है, पुलिस जब तक उसके लिए वारंट लेगी या कोई ऐसा कोई कदम उठाएगी, इजाज़त लेगी, वो भाग जाएगा। पुलिस अब उस शख्स को अरेस्ट करने के लिए कि वो शख्स किसी के मकान में दाखिल हो जाता है और पुलिस उनसे इजाज़त मांगती, वो इजाज़त नहीं देते, तो क्या पुलिस किसी भी घर के अंदर ऐसे मुलजिम को पकड़ने के लिए दरवाज़ा खिड़की वगैरह तोड़ सकती है? आप कहेंगे हाँ तोड़ सकती है। पुलिस अरेस्ट करने के लिए पहले तो इजाज़त लेगी, अगर इजाज़त का वक्त नहीं है, वो शख्स भागने वाला है, तो फिर पुलिस क्या कर सकती है? विंडो को तोड़ सकती है, दरवाजे को तोड़ के उसको अरेस्ट कर सकती है। अब लॉ गेट में आपसे एक और चीज़ पूछेगा इसी में 48 में कि अगर एक शख्स किस जगह पे दाखिल होता है और वहाँ पर लेडीज़ हैं जो पर्दा नशीन है, जो आम लोगों के सामने नहीं आती, पर्दा नशीन लेडी है, तो अब जो ऐसी लेडीज़ के को बग़ैर इन्फॉर्म किए पुलिस अंदर दाखिल हो सकती है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। पहले उन लेडीज़ को अलार्म देगी, उनको कहेगी कि हमने अंदर आना है, हमने घर की तलाशी लेनी है, और उनको सफिशेंट टाइम भी देगी। ये नहीं कि बीबी आप घर से बाहर निकलो, ये लफ्ज़ कहते अंदर घर में दाखिल हो गए, ऐसा नहीं। उनको पूरा टाइम, प्रॉपर टाइम देगी, जो मौजूद टाइम है कि बीबी आप जल्दी से बाहर निकलो, और इतना भी नहीं कि वो बीबियाँ जो है घंटे लगा रही हैं, नहीं, फौरी उनको भी बाहर निकलना होगा। तो क्या अगर ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि जहाँ पे औरतें हैं तो औरतों को पहले अलार्म करेगी और उनको क्या करेगी? एक मुनासिब टाइम देगी उनको निकलने के लिए, पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, फिर अंदर दाखिल होगा। 49 में पावर टू ब्रेक ओपन डोर एंड विदड्रॉ फॉर पर्पस फॉर लिबरेशन। अब ये उल्ट है 48 का। 48 में ये था कि पुलिस दाखिल होने के लिए खिड़कियां तोड़ी थी। 49 में ये है कि पुलिस अंदर दाखिल हुई किसी जगह पर बंदे को अरेस्ट करने के लिए, और मुजरिम ने क्या किया? बाहर से ताला लगा दिया, पुलिस को बंद कर दिया कमरे में। अब खिड़कियां भी बंद हैं, दरवाजे भी बंद, और पुलिस कोई मदद भी नहीं मांग पा रही। तो अब क्या पुलिस ऐसी हालत के अंदर 49 में कहा गया कि ऐसी हालत में खिड़की दरवाज़ा तोड़कर अपनी जान बचा के बाहर भाग सकती है? आप कहेंगे हाँ। अब आपको लॉ गेट में उल्ट बना कर देगा, आपको 49 की जगह पर 48 लिख देगा, 48 की जगह पे 49 लिख देगा, सेक्शन चेंज कर देगा। वो कह देगा 48 के अंदर पुलिस अपनी जान बचाने के लिए खिड़कियाँ तोड़ के बाहर निकल सकते हैं। आप कहेंगे गलत, ये तो 49 में होता है। और 49 में गलत क्या बना कर दे देगा? पुलिस किसी शख्स को अरेस्ट करने के लिए खिड़कियाँ दरवाजे तोड़ के 49 के तहत अंदर दाखिल होते हैं, नहीं गलत। 48 के तहत दरवाजे खिड़कियाँ तोड़ के अंदर दाखिल होती है पकड़ने के लिए, और 49 में क्या है? दरवाजे खिड़कियाँ तोड़ के बाहर निकलती है अपनी जान बचाने के लिए। अब है 50 सेक्शन 50 नो नेसेसरी रेजिस्टेंस। पुलिस
हद से ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं करेगी। जितना एक बंदा ताकत लगा रहा है उतनी ही ताकत को पुलिस इस्तेमाल करेगी, उससे ज़्यादा नहीं करेगी। एक बंदा थोड़ी सी मज़ामत कर रहा है और पुलिस जो है उसको जान से क्या मार देगी? नहीं ना। ये उसको इतना तशद्दुद उस पर करेगी कि उसको आईसीयू में पहुंचा देगी? नहीं, बल्कि क्या, पुलिस इस तरह करेगी कि उस शख्स के लिए जितना वो मज़ामत कर रहा है उतनी ही मज़ामत करेगी। तो आपसे क्या कहेगा कि 50 में कि क्या पुलिस अननेसेसरी जो है वो रेजिस्टेंस कर सकती है? आप कहेंगे नहीं, नो अननेसेसरी रेजिस्टेंस। 51 सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन। 51 में ये कहा गया कि एक शख्स जो है अरेस्टेड पर्सन, उसकी तलाशी कैसे होती है। अब यहाँ पे कहा गया कि ज़मानत, काबिल ज़मानत हो, ना काबिल ज़मानत वारंट हो, अगर ज़मानत में ज़मानत ना दे। देखो सिंपल वर्डिंग में पुलिस जिस शख्स को अरेस्ट करती है उसकी तलाशी लेती है, ठीक है, और जो आर्टिकल उनको मिले हैं वो आर्टिकल क्या करती है, वो उसको उन चीज़ों के अलावा जो उसके नेसेसरी वेयरिंग एंड टेयरिंग है उसके अलावा जो है वो उसके तमाम आर्टिकल को अपने पास रख लेगा। अब इससे छोटे छोटे नुक्ते क्या बनेंगे? देखो 51 ये कहता है जब पुलिस किसी शख्स को अरेस्ट करती है तो उसके तलाशी लेने की मिजाज, उसकी तलाशी लेगी जिस्म की, और तलाशी क्या लेगी कि उसके अंदर उसने कोई ऐसी कोई चीज़ रखी है, कोई हथियार है या उसकी कोई आम कोई और चीज़ें, मोबाइल है, पैसे, वो सब की सब कस्टडी में ले लेगी। इसमें ये कहा गया। अब इससे छोटे छोटे सवाल बनाएगा कैसे लॉ एक्ट में। आपसे कहेगा 51 के तहत क्या औरत की तलाशी ली जा सकती है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। औरत की तलाशी सेक्शन 52 के तहत ली जाती है। अब आपसे लॉ एक्ट में पूछेगा 51 के तहत जो है कि क्या पुलिस जो है काबिल ज़मानत मामलों के अंदर तलाशी लेती है, ना काबिल ज़मानत में भी तलाशी लेती है? क्योंकि बेशक केस काबिल ज़मानत हो, बेशक केस ना काबिल ज़मानत हो, पुलिस उसकी तलाशी लेती है अगर उसको अरेस्ट कर रही है तो। अब आपसे लॉ एक्ट में एक स्टेटमेंट बनाकर भेजेगा कि एक शख्स को पुलिस अरेस्ट करने के लिए जाती है और वो जो वारंट पुलिस को जारी हुआ है वो काबिल ज़मानत है कि अगर ये शख्स आपको ज़मानत दे दे तो उसको गिरफ्तार करके नहीं लेके आना। अब जब पुलिस उसके पास जाती है, वो ज़मानत दे देता है, तो अब भी क्या पुलिस जो है उसकी तलाशी लेगी? आप कहेंगे अब नहीं लेगी। क्यों? उसने ज़मानत दे दी कि ठीक है जी मैं ज़मानत दे रहा हूँ, काबिल ज़मानत जो है वो बेलेबल वारंट है, काबिल ज़मानत वारंट है, मैं तलाश आपको ज़मानत दे रहा हूँ, बस चले जाएं। अब एक और लॉ एक्ट में स्टेटमेंट बना के भेजेगी, एक शख्स को अरेस्ट करने के लिए भेजा गया, पुलिस के पास जो है वो ज़मानत जो है बेलेबल जो वारंट है, काबिल ज़मानत वारंट है, मगर वो शख्स काबिल ज़मानत जो वारंट उस पर लिखी हुई जो ज़मानत वो प्रोवाइड नहीं कर पाता, जबकि ज़मानत जो है वो काबिल ज़मानत वारंट के तहत गिरफ्तारी है, मगर वो उस वारंट के तहत उसके ऊपर पूरा नहीं उतरता और वो उतनी सिक्योरिटी या उतनी श्योरिटी जमा नहीं करा सकता। अब क्या पुलिस ऐसे बेलेबल वारंट के अंदर उसको गिरफ्तार करेगी और क्या अब उसकी तलाशी भी लेगी? आप कहेंगे हाँ, अगर पुलिस को बेलेबल वारंट जारी हुआ, काबिल ज़मानत वारंट जारी हुआ, मगर जिस शख्स को वो अरेस्ट करने के लिए पहुंची, जब वहाँ पे पहुंचती है तो वो शख्स कहता है मेरे पास सिक्योरिटी नहीं है, मेरी कोई ज़मानत नहीं दे रहा। अब पुलिस उसको बेलेबल वारंट में भी गिरफ्तार करके ले आएगी और जब गिरफ्तार करेगी उसकी 51 के तहत तलाशी लेगी और उसके माल वगैरह को अपने कब्जे में ले लेगी। अब आपसे पूछेगा कि उसके तमाम माल को कब्जे में ले लेगी? आप कहेंगे जो नेसेसरी वेयरिंग एंड टेयरिंग है, जो ज़रूरी इसका लिबास है। अब आपसे पूछेगा कि उसने जो लिबास पहना हो वो तो है, मगर उसने ऊपर से कुछ चीज़ें ली हुई हैं, तो अगर मौसम की मुनासबत भी देखेगा कि क्या सर्दी का मौसम, उसने कोई जर्सी ली हो, कोई चीज़ ली हो, तो उसको पुलिस नहीं लेगी। अब है आपके ऊपर, आपके पास एक और इसमें बना सकता है लॉ एक्ट के अंदर कि एक प्राइवेट शख्स जो है, पुलिस उसको कह सकती है कि तुम इसको बंदे को गिरफ्तार करो, उसकी तलाशी लो। हाँ, पुलिस एक बंदे को गिरफ्तार करने के लिए, मसलन 2 बंदों को गिरफ्तार करने के लिए लॉ एक्ट में स्टेटमेंट बनाएगा, पुलिस एक आदमी को गिरफ्तार करने के लिए 4 बंदे हैं, उन्होंने 3 को पकड़ लिया, एक पुलिस वाले ने तीनों को पकड़ा, चौथा भाग कर जा रहा है और पुलिस एक बंदे से कहती है तुम इसको पकड़ कर लेकर आओ। पुलिस जैसे क्या वो बंदा उसको पकड़ सकता है? हाँ, वो पकड़ सकता है। अब आपसे इसी में पूछेगा 51 के तहत पुलिस के कहने पे प्राइवेट बंदा भी तलाशी ले सकता है? आप कहेंगे हाँ ले सकता है। पुलिस के कहने पे प्राइवेट बंदा भी तलाशी ले सकता है, पुलिस के कहने पे प्राइवेट बंदा भी अरेस्ट कर सकता है, ये पूछ सकता है आपसे।
52 इसके अंदर है कि मोड ऑफ सर्चिंग वुमेन, औरत की तलाशी लेना। अब इसमें यह कहेगा कि औरत की तलाशी कैसे ली जाती है। औरत की तलाशी औरत ही लेगी और उसकी पूरी अजमत का, उसकी डिसेंसी का ख्याल रखेगी। स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू द डिसेंसी ऑफ ए वुमेन, औरत की पूरी असमत का, इज्जत का पूरा ख्याल रखेगी। ये नहीं कि औरत की तलाशी ले रही है तो उसकी असमत का ख्याल नहीं रख रही। अब आपसे ये कह सकता है लॉ गेट के अंदर कि तलाशी तो औरत ले रही है, मगर वो तलाशी लेते वक्त आदमियों के सामने औरत का कोई दुपट्टे वगैरह ये चीज़ें उतरवा सकती है। लॉ गेट में पूछ सकता है आपसे कि तलाशी तो औरत 52 के तहत ले रही है, मगर उस वक्त आदमी पुलिस वाले खड़े हैं, अब वो पुलिस वालों के सामने उसकी औरत के दुपट्टे उतरवाए, इस तरह की चीज़ें वो कर सकती है। उसके जिस्म को बेशक के कपड़ों में है, मगर उसको इस तरीके से उड़ियाँ कर सकती है कि उसके फिगर्स नज़र आ रहे हों। आप कहेंगे नहीं, मेल का मुंह साइड पे कर देगी, उसको दूसरे कमरे में ले जाएगी। अब वहाँ पर जाकर उसकी स्ट्रिक्ट मोडेस्टी का ख्याल रखेगी, डिसेंसी का ख्याल रखेगी, उसकी असमत का भी ख्याल रखेगी। ये नहीं कि सिर्फ औरत तलाशी ले रही है उस औरत को बिल्कुल बेनकाब करके छोड़ दे, ऐसा नहीं। डिसेंसी का ख्याल रखना, उसकी असमत का भी ख्याल रखना, ये पूछ सकता लगा इसमें। 53 पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन। अब आपसे पूछेगा कि पुलिस ने एक शख्स को अरेस्ट किया, अब उसके पास कोई ऑफेंसिव वेपन है, कोई जुर्म वाला हथियार है, ये कोई ऐसा ख़तरनाक कोई चीज़ है, अब उसका क्या करेगी। अब या तो वो अदालत में जमा करवाएगा या वो क्या करेगा, नामजद कोई ऑफिसर उसको जमा कराएगा। ये गिरफ्तार करने वाले को अगर कोर्ट ने मुल्जिम पेश करने को लिखा है तो वो क्या करेगा, उसको आगे दे देगा। यानी सिंपल वर्डिंग में 53 में ये कहा गया कि अगर जब किसी शख्स को अरेस्ट किया जाता है तो उसके पास से कोई हथियार बरामद हो तो वो अदालत के अंदर जमा करा दिया जाता है। अब आपसे लॉ गेट ने पूछेगा अदालत में जमा कराने का पास टाइम नहीं है तो क्या वो थाने में जमा करा सकता है। आप कहेंगे हाँ करवा सकता है। फिर आपसे लॉ गेट ने पूछेगा कि क्या उस शख्स को भी जमा करवा सकता है, अदालत में जमा नहीं करवा रहा, मगर अदालत ने किसी ऐसे शख्स को या कानून ने किसी ऐसे शख्स को नामजद किया है कि जब भी कोई हथियार मिलेगा तो इसको जमा करवाओगे तो करवा सकते हैं। आप कहेंगे हाँ, देखो बड़ा कीमती है। 53 में आपसे पूछेगा कि शख्स को अरेस्ट करने के बाद उसका हथियार अदालत में जमा करवाना होता है, मगर अदालत अगर किसी शख्स को अपॉइंट कर दे या गवर्नमेंट किसी को अपॉइंट कर दे कि अदालत को जमा नहीं करवाना, इसको जमा करवाना, तो पुलिस अब अदालत को जमा नहीं करवाएगी बल्कि उसको जमा करवाएगी। अब आपसे ये पूछेगा कि अगर कोई शख्स जो है वो गिरफ्तार करने के बाद उसका हम अदालत बहुत दूर है, ये अदालत पे जाना मुश्किल है, तो अब हम उस शख्स के जो ऑफेंस मिला है, जो उसका कोई मवाद मिला है, क्या पुलिस थाने में जमा करा सकते हैं। हाँ, आप इंचार्ज पुलिस को जमा करा सकते हैं, मगर इंचार्ज पुलिस पाबंद होगा कि इसको कंसल्टेंट अथॉरिटी के पास जाकर जमा कराए, अदालत के पास ले जाइए, अदालत ने किसी को नामजद किया उसके पास लेके चला जाए। अब है 53A, ठीक है, वीडियो हो चुकी 32 मिनट की। 53A है एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ रेप। जो कोई शख्स रेप का, ये बाद में डालेगी 53A, 53A बाद में डालेगी, 53A 53A बाद में डालेगी। इसमें यह कहा गया कि एक शख्स पे इल्ज़ाम है रेप का। अब उस रेप का इल्ज़ाम जो है उसके ऊपर 376, 377, 378 के तहत उसको सेक्सुअल अब्यूज़ का है, अननेचुरल लेस्ट का है, रेप का है, जिना का उस पर इल्ज़ाम है, ठीक है। ये तमाम इल्ज़ामात उसके ऊपर है, तो क्या उस शख्स की तलाशी डॉक्टर ले सकता है, ठीक है, और उसका मुआयना कर सकता है। आप कहेंगे हाँ, डॉक्टर जब भी कोई ऐसा शख्स जो कि रेप के केस के अंदर आए, सेक्सुअल अब्यूज़ के केस के अंदर आए, उसने अटेम्प्ट टू रेप के केस में आए, उस बंदे का डॉक्टर मुआयना करेगा, उसके जिस्म से स्वैब लेगा, वो मवाद लेगा, वो चीज़ें हासिल करेगा कि जो उसके लिए ज़रूरी हैं। अब इसके अंदर छोटे छोटे से आपसे सवाल बना के पूछेगा, वो ये कहेगा कि डॉक्टर जो है वो कोई भी डॉक्टर उठ के उसका जो है एग्जामिनेशन करना शुरू करेगा। आपको नहीं, जो सिर्फ गवर्नमेंट डॉक्टर होगा, जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया होगा, सूबाई गवर्नमेंट ने उसको लगाया होगा, जो अपॉइंटेड डॉक्टर है, जो गवर्नमेंट डॉक्टर सिर्फ वो लेगा। अब आपसे यहाँ से पूछेगा कि एक जो मुल्जिम है सिर्फ सेक्सुअल अब्यूज़ का है, उसने अटेम्प्ट अभी नहीं की, उसका मुल्जिम है, क्या उसके भी एविडेंस लिए जाएंगे, उसकी भी एग्जामिनेशन की जाएगी। आपको हाँ, उसकी भी ली जाएगी। अब आपसे लॉ गेट के अंदर एक और चीज़ पूछेगा कि जब मुल्जिम की डॉक्टर मुआयना कर रहा है और मुल्जिम जो है वो अननेसेसरी रेजिस्टेंस कर रहा है, मज़ामत कर रहा है, उसको एग्जामिनेशन नहीं करने दे रहा, अब डॉक्टर सख्ती कर सकता है उसके ऊपर।
हाँ, डॉक्टर फुल सख्ती उस पर कर सकता है। कितनी सख्ती कर सकता है? जितनी वो बंदा कर रहा है। जितनी वो सख्ती कर रहा है, डॉक्टर भी उसके हिसाब से उस तरह कर सकता है। वो थपड़े मार सकता है। वो अगर बंदा नहीं कर रहा, ज़बरदस्ती कर सकता है। बंदों को कैसे पकड़ो उसको, मैं इसकी तलाशी ले रहा हूँ, उसको जिस्म के मुआयना कर रहा हूँ। अब है, आपसे पूछेगा कि जो डॉक्टर लागट में पूछेगा, जो डॉक्टर उसकी तलाशी ले रहा है, एग्जामिनेशन ले रहा है, कि क्या वो डिले कर सकता है, अननेसेसरी डिले कर सकता है एग्जामिनेशन में? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। जैसे ही बंदा उसके पास हाजिर किया जाए, वो फ़ौरन उसका लेने का पाबंद है, अननेसेसरी डिले नहीं कर सकता। अब आपसे लागट में पूछेगा कि वो जो उसका मुआयना करता है, मुआयना करने के बाद वो क्या करता है? आप कहेंगे वो रिपोर्ट मुरतब करता है, एक रिपोर्ट लिखता है। अब आपसे पूछेगा रिपोर्ट में क्या क्या होता है? आप कहेंगे पहले उस मुल्ज़िम का नाम होगा, उसका एड्रेस होगा, जो अक्यूज़ है उसका, और ऑफ द पर्सन ऑन होम ही वाज ब्रॉट, उस शख्स का भी नाम लिखेगा, उसका भी एड्रेस लिखेगा जो उसको लेकर आया है। मुल्ज़िम का भी नाम एड्रेस लिखेगा, उसका अहवाल लिखेगा, और जो उसको लेकर आया साथ, जो पुलिस वाला लेकर आया, कोई भी प्राइवेट बंदा लेकर आया, उसका भी लिखेगा, मेरे पास ये वाला बंदा लेकर आया। एज ऑफ द अक्यूज लिखेगा, मुल्ज़िम की एज लिखेगा। मार्क ऑफ इंजरी, अगर उसके जिस्म पे कोई निशानात, कोई ज़ख्म के निशानात है, खरोचों के निशान है, वो लिखेगा इसको यहाँ पे खरोचों के निशान है, इफ़ एनी अगर है। ऑन पर्सन ऑफ अक्यूज, जो अक्यूज पर्सन है। डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल टेकन फ्रॉम पर्सन ऑफ द अक्यूज फॉर डीएनए प्रोफाइलिंग, वो तमाम मटेरियल जो उसने डीएनए प्रोफाइल के लिए भेजना, डीएनए टेस्ट के लिए भेजना, उन तमाम का अहवाल लिखेगा। मैंने इसके उंगलियों से जो है, नाखूनों से मैंने खाल बरामद की, वो खाल क्या पता उसकी हो सकती है, विक्टिम जिस पे इसने रेप करने की कोशिश की। मैंने इसके क्या नाम है, सेमन जो था वो इसके कपड़ों पे लगा पाया, अननेसेसरी ब्लड पाया, यानी जो जो चीज़ें वो डीएनए के लिए भेजेगा उन सबका अहवाल लिखेगा। आपसे लागत ने पूछा क्या वो चीज़ें जो डीएनए के लिए नहीं भेज रहा, कोई और ऐसी चीज़ें जो हैं जो नेसेसरी हों, उनका अहवाल लिखेगा, हाँ उनकी भी डिटेल देगा। बेशक वो डीएनए के लिए नहीं भेज रहा, लागत कहेगा डीएनए के लिए नहीं भेजता, तो उनकी भी रिपोर्टें लिखेगा। हाँ, कोई चीज़ डीएनए के लिए नहीं भेज रहा तो उनकी भी वो रिपोर्टें लिखने का पाबंद होगा। तो आगे है, लागत में पूछेगा ये रिपोर्ट लिखने के बाद क्या वो अपनी राय देगा? ठीक है, अपना डिसीजन देगा? हाँ, वो अपना डिसीजन ज़रूर देगा। वो डिसीजन देने का पाबंद है कि मैंने जो चीज़ें ये पाई हैं, मेरा क्या नज़रिया बनता है। मैंने इसके नाखूनों के अंदर से ये खाल पाई, और मैंने इसकी ये खाल जो है फॉर एग्जांपल इस वाली उंगली से पाई है, ठीक, छोटी उंगली से मैंने खाल इसकी पाई, तो इसका मकसद ये कि ये छोटी उंगली से खाल, आम बंदा छोटी उंगली का वो हमला नहीं करता, बल्कि वो बड़ी उंगली का, ये वाली उंगली हम हमला करते हैं, छोटी उंगली पीछे रह जाती है। मगर वो जब ये कहता है कि जब ये फोरेंसिक साइंस में जाके पढ़ेंगे कि एंगल भी हम पढ़ेंगे वहाँ पर जाकर कि इस एंगल से अगर इस उंगली में चीज़ पाई गई तो उसका मकसद क्या है। तो अगर वो ये कहेगा कि क्या नाम है, इस वाली उंगली के अंदर अगर पाई गई तो उसका मकसद क्या, वो कहेगा नहीं, ये भी किसी ऐसी पोजीशन पे लेटा हुआ था कि ये इन उंगली का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, दबा हुआ था कहीं पे, या जो विक्टिम है उसने इसको इस तरीके दबाया हुआ था कि इसका जो बस चला तो इसने इसी उंगली के जरिए से उसके ऊपर हमला किया। यानी ये चीज़ अपना ओपिनियन ज़रूर लिखेगा। अब लिखने के बाद आपसे लागत है पूछेगा अब ये क्या करेगा, आप कहेंगे ये मेडिकल ऑफिसर के हवाले कर देगा, मेडिकल ऑफिसर के हवाले कर देगा। जो नहीं, मेडिकल ऑफिसर कह रहा हूँ, मेडिकल ऑफिसर अब क्या करेगा, ये आईओ के हवाले कर देगा, इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर देगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के हवाले कर देगा। लागत है पूछेगा आईओ ये क्या, ये जो उसने रिपोर्ट ली है ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के हवाले करेगा या अपने पास रख लेगा? नहीं, ये उस शख्स को भी और जो रिपोर्ट लिखी उसको भी आईओ को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को हवाले कर देगा। अब आपसे लागत ने पूछेगा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो क्या डायरेक्ट अदालत को जमा करा देता है? आप कहेंगे नहीं, वो सरकारी वकील को जमा कराता है और सरकारी वकील उसको अदालत में जमा करा देता है। अब आपसे लागत ने पूछेगा क्या जमा कराने का तरीका वैसा ही होता है जो 173 का चालान जो जमा कराते हैं, 173 की जो पुलिस रिपोर्ट जमा कराती है, चालान जमा कराते हैं? हाँ, वही तरीका अपनाया जाता है। तो आज हमने सेक्शन जो है वो 53 तक पढ़ लिया। इंशाअल्लाह ताला चंद वीडियो के अंदर आपके लॉग आउट से पहले ये हो जाएगा। मैं आपको एक एक पॉइंट इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। आपसे इतना है कि अगर अल्लाह ने चाहा, मैं कोई दावा नहीं कर रहा, कोई मौत ज़िंदगी का पता नहीं होता, कोई बुरे वक्त का पता नहीं होता, मैं वीडियो रिकॉर्ड ना करवा पाऊँ फिर ऐसी मसला, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ताला जो नॉर्मल रूटीन है उसके हिसाब से आपका चंद दिनों के अंदर जो आपका ये आपके उससे कंप्लीट हो जाएगा। हमारे में दुआ करना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वसल्लम, अल्लाह हाफिज़।